इस वक्त की बेलारूस के अंदर बातचीत चल रही है, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि पहले आप युद्ध विराम कीजिए, अपनी सेना को बाहर लेकर जाइए, उसके बाद बातचीत होगी, उसके बाद किसी भी समझौते पर आगे बढ़ पाएंगे। आपको लग रहा है इस तरीके की बातों के बीच में एक ऐसा समझौता हो सकता है जो इस युद्ध पर विराम लगा दे? देखिए साहब, अंत में तो समझौता होना ही है और ये समय का ही थोड़ा सा अभाव मानिए आप कि ज्यादा समय भी नहीं लगेगा कोई समझौते पे पहुंचने में। पर क्योंकि दो राष्ट्रों का मामला है, दो बड़े बैटल ग्रुप्स का मामला है, दो वो ताकतें, एक तरीके से रूस सुपर पावर मैं मानता हूं और दूसरी तरफ वो गुमराह स्टेट है जो पीछे से भड़काऊ चक्रों में आकर के फंस गया है। तो ये इनकी दबाव की टैक्टिक्स कही जा सकती है, दबाव के तरीके कहे जा सकते हैं और बात तो इनको करनी पड़ेगी और मैं मानता हूं ज्यादा समय नहीं है। बिकॉज जहां तक लग रहा है रूस ये डिसाइड कर चुका है कि वो ज्यादा समय नहीं देने वाला है इसको, यूक्रेन को जी। और ये युद्ध समाप्ति की ओर हम देख सकते हैं, जो एक्टिव फायरिंग चल रही है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर यहीं पर ही जैसे अब जिस तरह सामरिक दृष्टि से पूरी दुनिया में चीज बदल के आ रही है, क्लियर हो गई है कि रशिया के साथ कौन है और कौन से दूसरे देश हैं जो इसका खुल के विरोध कर सकते हैं। तो एक चीज तो साफ है दुनिया में आज के दिन कि रूस का खुल करके विरोध करने की किसी में भी क्षमता नहीं है और ना ही कोई करने वाला है जी। और अगर कोई करेगा तो मैं मानता हूं वो दिखावे के लिए ज्यादा करेगा बजाय कि एक्चुअल उसको नहीं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए है। 22 देशों ने एयर स्पेस को बंद कर दिया दिखावे के लिए, ताइवान ने सेमीकंडक्टर देने से बंद कर दिया दिखावे के लिए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जो वहां अपनी वेपन्स को भेज रहे हैं यूक्रेन के समर्थन में, आर्थिक सहायता देने की जो बात करें, ये सब बहुत कम है। देखिए साहब, ऐसा है कि जब हम इतिहास में जाते हैं, कोई भी समय देख लो जब कोई देश ऐसी कार्रवाई करता है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी क्रिटिसाइज करती है। भारत का ही एग्जांपल ले लीजिए, जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर अमेरिका जब चाहता है उसको बोलता है इसके ऊपर ही हमने सैंक्शन लगा दिए। ये सदियों से चलता आया है। पर आप एक भी मुझे ऐसा किस्सा बता दो दुनिया का जहां पर जब ये सैंक्शंस लगी हों और थोड़े समय के अंदर वो सामान्य नहीं हुई हों। और देखिए रशिया का मामला आप और हम सबको समझना पड़ेगा कि रशिया के लिए सर्वाइवल का मुद्दा था जी। क्योंकि जैसे भी कर्नल बुकर साहब बता रहे थे, क्रीमिया की कहानी बता रहे थे, क्रीमिया में दो मुख्य बदलाव आए हैं। पहला है 2012 में जब यहां पे गैस के भंडार का पता लगा था दुनिया को, और वो इतने बड़े भंडार हैं कि उसके ऊपर रशिया को कब्जा करना अनिवार्य हो गया। और दूसरा यही जो क्रीमिया है, जब यूएसएसआर पुराना हुआ करता था तो क्रीमिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वहां मीठे पानी की कमी है और रशिया से एक कैनाल बनाई गई थी जो यूक्रेन से होकर के क्रीमिया में आती थी। और जब 2014 के अंदर क्रीमिया पे कब्जा किया तो यूक्रेन ने वो कैनाल बंद कर दी थी, तो वहां लोगों के लिए जीना दुआर हो गया है। और मैं मानता हूं इसीलिए रशिया, और तीसरा जब इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट आया जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल उनके बाद रूस के पास कोई चारा नहीं था, वो अमेरिका, नाटो देशों ने ये कहा कि भाई इसको हम नाटो में मिलाएंगे। और उससे पहले भी देखिए 2016 के बाद में 2017 में नाटो देशों ने, अमेरिका ने मिलकर के यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप में इन्होंने वेपन्स डिप्लॉय कर दिए थे। तो ये रूस के साथ तो दुनिया ने जाती की है। रही बात यूक्रेन को भी जिम्मेवारी से समझना चाहिए था। और अब तो क्लियर हो गया है कि भाई आपके पीछे कोई नहीं आने वाला है। आप ये जो कर रहे हैं बात की मैं यहां करूंगा, आपके पास मसाला क्या है जो आप प्रेशराइज कर सकते हो? और दूसरे मसाला तो है कि रूस जैसी पावर को 4 दिन से टिका कर रखा हुआ है। नहीं वो ठीक, राजधानी में घुसने नहीं दिया जा रहा। ये तो रूस ने भी नहीं सोचा होगा, इतनी पावर तो लेकर रखा ही है उसने। अगर मैं इसको सही बता सकता हूं आपको कि रूस की रणनीति के तहत है कि वो कोलैटरल डैमेज और सिविलियंस का नुकसान नहीं करना चाहता है साहब। वरना इट वोंट टेक एनी टाइम फॉर अ पावर लाइक रशिया टू न्यूट्रलाइज अ वन टाउन जिसका 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर इलाका हो। और मैं मानता हूं ये रशिया की रणनीति है, वो सिविलियन कोलैटरल डैमेज नहीं करना चाहता है। और ठीक है 5-4